सुनो, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आवाज आ रही है सबको? ये सर आवाज आ रही है। कहाँ हैं बाकी लोग? मेरे ख्याल में सिर्फ 8 लोग हैं अब तक। 2-3 मिनट और देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग मटेरियल अपना सारा रखें अपने पास, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता लाइट वाइट जाती है ना, तो मैं फिर अपने मोबाइल से कनेक्ट करूंगा और स्लाइड्स आप लोगों के पास हो ताकि मैं आप लोगों को अलाउ करूं तो आप लोग शेयर कर सकें। सही है? ग्रास हमें आज पढ़ना है।
या अल्लाह। चलें जी, बाकी अब लेट है, 6 मिनट ऊपर हो गए, तो लेट्स स्टार्ट। मैं इसको रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूँ और हाँ जी, तो ये लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने, अगर आप लोगों को याद है, तो ग्रास शुरू किया था और ग्रास में हमने पहला वाला ग्रास जो है वो कम्प्लीटली पढ़ लिया था, जो इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट था। तो कोई मुझे याद दिलाएगा कि इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट क्या होता है? माइक्स में आप लोगों के अनम्यूट कर देता हूँ, कोई भी एक मुझे याद दिला दे। यस सर, आपका इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट बेसिकली ये कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उस क्लास को दो जो जिसके पास उसको फुलफिल करने का डेटा मौजूद हो। वेरी गुड। कोई मिसाल इसकी? सर लाइक अकाउंट, अगर हमें एक रिसिप्ट जनरेट करनी है, फी रिसिप्ट जनरेट करनी है, तो उसकी जिम्मेदारी हम अकाउंट की क्लास को देंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसके पास उसकी फुलफिल करने का डेटा मौजूद होता है। कौन सा डेटा होगा मिसाल के तौर पे? सर लाइक उसका फ़ी अमाउंट होगा, जो भी है उसका, लाइक क्रेडिट आर के हिसाब से जो उसका अमाउंट बन रहा होगा उसका डेटा। रिसिप्ट में आप बिल के ऊपर चले गए ना, तो बिल की जिम्मेदारी अकाउंट को नहीं देंगे, बिल शायद अलग क्लास हो सकती है नहीं सर, फी ना? रिसिप्ट जनरेट का बोल रहा था मैं। बैंक स्टेटमेंट अगर जनरेट करना है आपने मिसाल के तौर के ऊपर, सही है, तो ये जिम्मेदारी हम अकाउंट की क्लास को इसलिए दे सकते हैं क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन की डेट और ट्रांजैक्शन का अमाउंट मौजूद है। ठीक है, तो ये आप फिर भी कह सकते हैं। या फिर मैंने आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट दिया था कि जितने भी सर एक्सेस, आपने बताया था एक्सेसर्स जो होते हैं वो हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट होते हैं। जितने भी एक्सेसेस और म्यूटेटर्स होते हैं वो हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट होते हैं। जी एक सर। क्लास का जितना भी डेटा है, अगर उसको मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो डिस्प्ले का मेथड जो है मैं उसी क्लास को दूंगा जिसके पास वो वाला डेटा मौजूद है। सही है, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट की क्लास के पास स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट आईडी है और स्टूडेंट नंबर है। मैं प्रिंट स्टूडेंट के मेथड में तीनों को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मैं ये जिम्मेदारी, प्रिंट स्टूडेंट की जिम्मेदारी किसको दूंगा? स्टूडेंट की क्लास को ही दूंगा, क्योंकि वो सारा डेटा जो स्टूडेंट को प्रिंट करने के लिए चाहिए वो कौन सी क्लास के पास है? वो स्टूडेंट की क्लास के पास है। क्लियर है? यहाँ तक बात सबको समझ में आती है? जी सर। जी सर। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्रिएटर के बारे में जानने से पहले आप मुझे बताएं कि ग्रास क्या चीज होती है, और ग्रास के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? हेलो, लालच होती है ना कि बाप। हाँ जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। ग्रास एक्चुअली क्या चीज है? सर आपने बताया था कि मेरा पैटर्न होता है जो हमें हेल्प करता है दूसरे, मतलब सारी चीज़ों को कवर करने। सर आपने बताया था कि हमें क्लास को रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से देनी होती है, जिस तरह से आपने बताया था कि मेथड्स को हम यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए क्लास में।
तो मैंने पहली बात तो ये कि मैंने कहा था इनका नाम पैटर्न जरूर है, लेकिन ये फुल फ्लेज पैटर्न्स नहीं है। दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज बेस्ट प्रैक्टिसेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बेस्ट प्रैक्टिसेस हम इनको कंसिडर कर सकते हैं। पहली चीज तो ये हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा हमने क्या कहा था कि क्लास को जो हमने जिम्मेदारी देनी है, तो जिम्मेदारी किस तरीके से देनी है, इस चीज को हम किसके अंदर एड्रेस करते हैं, इस चीज को हम ग्रास के अंदर एड्रेस करते हैं। और क्लास को अगर हमें कोई जिम्मेदारी देनी हो या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी हो, तो वो हम हमेशा किसके थ्रू देते हैं, वो मेथड्स के थ्रू देते हैं, ठीक है। तो क्लास को अगर कोई जिम्मेदारी देनी है, वो जिम्मेदारी ब्रॉडली दो हिस्सों में बढ़ सकती है। पहला, उस जिम्मेदारी का करना, या फिर ये जानना कि वो जिम्मेदारी कैसे होगी। तो मैंने इसमें आपको डूइंग और नोइंग भी पढ़ाया था, अगर आपको याद है सबको? जी सर, जी सर। डूइंग का मतलब है एक क्लास वो जिम्मेदारी खुद परफॉर्म करेगा, और नोइंग का मतलब है अगर वो क्लास खुद जिम्मेदारी परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको लाजमन पता होगा कि वो जिम्मेदारी कैसे परफॉर्म होगी। और फिर मैंने आपको इधर जाके रिलेशनशिप्स का भी कॉन्सेप्ट दिया था कि नोइंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट आएगा वो कौन सा आ रहा होगा, वो नोइंग कॉन्सेप्ट में रिलेशनशिप्स का आ रहा होगा, कोई रिलेशनशिप आ रहा होगा। कह रहे यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल है तो पूछे। नो सर, क्लियर है। कह रहे चले, वेरी गुड। अब पढ़ें जरा, क्रिएटर आपके सामने स्क्रीन पे शेयर हुआ है, इसको गौर से पढ़ें और मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में आता है क्रिएटर से। दो तीन बार पढ़ें, इसमें बहुत सिंपल सा आपको ऐसा लगेगा कि लिखा हुआ है, लेकिन इसमें बातें बहुत हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए। सर इसमें ये लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंस्टेंशिएट की वो ए को दे दी जाए बी के लिए, कि अगर ए की क्लास जो है वो बी के साथ एग्रीगेशन में है या कंटेनर में है, वरना सी को दे दी जाए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्योंकि अगर ये भी देखा जाए कि इस सारे रिकॉर्ड सी के पास हो इंस्टेंशिएट के, और ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा सी यूज़ करता हो बी के। सही है। देखो, मैंने पहली क्लास में तुम लोगों को एक और चीज बताई थी। मैंने तुमसे कहा था कि ब्रॉडली स्पीकिंग डिजाइन पैटर्न्स तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड होते हैं, सही है, जिसमें मैंने आपको क्रिएशनल कहा था, स्ट्रक्चरल कहा था और बिहेवियरल कहा था। ये बात कितने लोगों को याद है? सर याद है? जी सर, याद है। सही है। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि इन तीनों की डेफिनेशंस क्या हैं। अभी हम उसके कॉन्सेप्ट्स के अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इतना याद रख लो कि क्लासिफिकेशन जो उसकी है वो स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल और क्रिएशनल है। क्रिएशनल है। समझ में आती है? जी सर। अच्छा, फाइन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब कॉमन सेंस से सोच के मुझे बताओ कि अगर हमने इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट की बात करी, तो इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा था? सवाल रिपीट करिए। अगर रिजल्टिंग डेटा के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने की। हाँ, तो आप इसको स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल या क्रिएशनल में से किस में रखोगे? बिहेवियर में रख सकते हैं। स्ट्रक्चरल में क्यों रखेंगे? स्ट्रक्चर में तो पूरा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा ना फहद भाई। सही है। तो एक बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, क्यों बिहेवियर है? क्योंकि डेटा आ रहा है। जी सर, बिहेवियर में रख सकते हैं। बात आ रही है समझ में? क्योंकि डेटा आ रहा है तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिहेवियर की जिम्मेदारी है। तो इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट एक तरीके से बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न का मुतरादिफ हो गया, यानी उससे कंपैरिजन में एक चीज हो गई। अब ये तो दूसरा वाला जो ग्रास्प है, ये तो आपको सीधा सीधा बता ही रहा है अपना कि ये क्रिएशनल है, क्योंकि इसका नाम ही क्रिएटर है। बात आ रही है समझ में? और इसका काम क्या है? इसका काम है ऑब्जेक्ट बनाना। इसका काम ऑब्जेक्ट बनाना। एक दिन ऑब्जेक्ट बनाना।
हाँ जी, तो ये तो क्लियर कट बता रहा है कि ये क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है। सही है, क्योंकि क्रिएटर का वर्ड आ रहा है तो ये क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न के मुतरादिफ होगा। हेलो जी, आवाज आ रही है? सर, एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो। ये क्रिएटर के हवाले से वो ये कि इसके अंदर ये बताया गया है कि एक क्लास को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि वो दूसरी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करे, ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल सही है। तो सर अब सवाल छोटा सा है, वो ये है कि विद इन द क्लास ही वो क्रिएट करेगा या फिर एक क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी के विदाउट मतलब क्लास के स्कोप के बाहर भी क्रिएट कर सकता है? ये तो कुछ जरूरी नहीं है ना, मतलब विद इन द क्लास ही करेगा ना? आपने कितनी क्लासेस बनाई होंगी आज तक? आज मेरे ख्याल में तुम 6 सेमेस्टर में हो, कितनी क्लासेस का कोड लिखा है बताओ? तो बेतहाशा लिखा है, याद तो नहीं है। हाँ, यानी तकरीबन 50-60 क्लासेस तो लिखी होंगी ना अब तक? जी। अच्छा, उनमें से कोई ऐसी क्लास लिखी है जो अपना खुद का ऑब्जेक्ट बनाती हो? खुद का ऑब्जेक्ट नहीं। हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है? हेलो। हाँ हाँ, मैं बोलो, क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनता है? क्लास के बाहर। हाँ, बाहर कहाँ पर बेटा? सर कहाँ पे, मतलब क्या मैं सवाल नहीं समझ पा रहा आपका? दूसरी क्लास में बनेगा। दूसरी क्लास में बनेगा सर। हाँ, ये चीज हाँ ऑब्वियसली उसके स्कोप के बाहर बनेगा। दूसरी क्लास में बनेगा ना बेटा, या तो मेन मेथड में जी बनेगा या फॉर्म के पीछे किसी जी इवेंट पे बनेगा। लेकिन अगर एक जी जी स्टूडेंट की जी। क्लास है तो स्टूडेंट की क्लास अपना ऑब्जेक्ट तो खुद नहीं बनाती ना भाई। नहीं नहीं सर, कहने का मकसद ये, जैसे इसमें लिखा हुआ है क्लास ए है, वो क्लास बी के क्लास बी को इनिशियलाइज कर रही है, उसका इंस्टेंस क्रिएट कर रही है ना, हाँ इसमें ये बात लिखी हुई है ना? हाँ, तो दूसरी क्लास बना रही ऐसा ही है ना? वो बिल्कुल दूसरी ऐसे। क्लास का इंस्टेंस क्रिएट आप एक तो। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो किसी क्लास का, और अगर आप कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप उसका ऑब्जेक्ट मेन मेथड में बनाते हो। जी मेन मेथड program.csc क्लास होती है, दूसरी क्लास होती है। या फिर अगर जी आप जी विंडोज जी फॉर्म एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, आप फॉर्म 1 के बटन के क्लिक के पीछे बनाते हो, फॉर्म 1 के फॉर्म के लोड के पीछे बनाते हो। तो जी। फॉर्म 1 भी तो अलग क्लास होती है ना भाई। सही बात है। क्लियर है? अब बात समझ में आई? ओके यानी ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन को कैसे हैंडल करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन को कैसे हैंडल करना है, ये हमें कौन सिखाता है? ये हमें क्रिएटर ग्रास सिखाता है। क्रिएटर को। अगर क्रिएटर ग्रास को हम कंपेयर करें, अगर क्रिएटर ग्रास को हम कंपेयर करें गैंग ऑफ 4 के 24 डिजाइन पैटर्न से, तो उसमें ये क्रिएशनल की कैटेगरी में आएगा। उसमें किसी कैटेगरी में आएगा? क्रिएशनल की कैटेगरी में आएगा। ये बात सबको समझ में आती है? इसमें कोई कंफ्यूजन है? अच्छा सर, एक चीज और डिस्कस करनी, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ बार बार। क्यों डिस्टर्ब करो, तुम्हारा काम है करना भाई। अच्छा सर, वो अब एक आध दो जगह पे अक्सर हमने ऐसे यूज भी किया है और इंटरनेट के ऊपर कोड ऐसा देखने को भी आया था कि जैसे मिसाल के तौर पे मैंने दो क्लास बनाई, क्लास ए एंड क्लास बी, ठीक है? मैं क्लास ए के अंदर ही ये काम करता हूँ कि क्लास बी का इंस्टेंस क्रिएट कर देता हूँ और कुछ काम वहीं पे निकलवा देता हूँ। ठीक है, ये भी वही इसी कैटेगरी के अंदर आ रहा है? यही तो कह रहे हैं वो, और क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहा है ना वो भी? ठीक है, बस सही है, ठीक वो है क्या कह रहे ठीक हैं? है। कह रहे हैं कि अगर, हाँ जी, यहाँ अच्छा अब तक इसको छोड़ो, क्रिएटर क्या है उसको फिलहाल छोड़ दो। अब तक जो बातें मैंने बताई वो कितने बच्चों को क्लियर है या कितने बच्चों को क्लियर नहीं है, मुझे ये बता दो। मैंने जो मोटी मोटी बातें बताई वो कौन सी थी, उसको आप दोबारा से एक बार समझने की कोशिश करो। क्रिएटर ग्रास क्रिएशन डिजाइन पैटर्न के मुतरादिफ है, ये बात सबको समझ में आती है? यस सर। ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जिम्मेदारी के लिए हम क्रिएटर ग्रास यूज करते हैं, ये बात सबको समझ में आती है? यस सही है। वेरी गुड, ठीक है। अब हम आते हैं, अगर ये दो बातें समझ में आ गई, अब पढ़ो अब ये स्लाइड क्या कहती है। अब ये स्लाइड कहती है अगर क्लास ए और बी दो क्लासेस हैं, किसके घर में बच्चे रो रहे हैं? अगर ए और बी दो क्लासेस हैं और अगर ए जो है वो होल क्लास है बी की, तो बी का ऑब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी हम किसको देंगे? क्लास ए को देंगे, सही है ना? और अगर
ए क्लास बी की होल क्लास नहीं है, यानी उसके साथ एग्रीगेटेड नहीं है, तो बी का ऑब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी हम क्लास सी को भी दे सकते हैं। इसको दे सकते हैं, क्लास सी को भी दे सकते हैं। अगर सी के पास सी बी का इंस्टेंस रिकॉर्ड करता हो, सी बहुत करीब से बी को यूज करता हो, या सी के पास बी का इनिशियलाइजेशन डेटा मौजूद हो, तो इन तमाम सूरत हाल में अगर ए और बी एग्रीगेट नहीं है तो ये जिम्मेदारी हम क्लास सी को दे सकते हैं। क्लियर है? अब अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो भाई से। क्लियर है। सर चैट में किसी ने सवाल पूछा शायद। सॉरी, कह रहा हूँ सर चैट में शायद सवाल पूछा है किसी ने। अबे यार ये मुंह से क्यों नहीं पूछते चैट? सर दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा रोमा कह रही है क्लास सी वर्क एज फैक्ट्री। नहीं, फैक्ट्री इधर कहना मुनासिब नहीं है। फैक्ट्री हम कहते हैं, हाँ सही है, फैक्ट्री कोड में हम उस जगह को कहते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता हो। उसामा भाई पहले डिजाइन पैटर्न पढ़ चुके हो क्या? अच्छा चलो सही है, फैक्ट्री हर उस जगह को कहते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता हो। तो बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि क्लास सी नीचे वाले केस में एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है। हाँ, जहां तक रिपीट का ताल्लुक है, मैंने सिंपली क्या कहा है, मैंने ये कहा है कि अगर क्लास ए और बी आपस में एग्रीगेटेड हैं, बी का क्लास का लाजमन मुझे इंस्टेंस तो चाहिए होगा, उसका ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो बी का ऑब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी मैं क्लास ए को दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि वो उसकी होल क्लास है, उसका कंटेनर है। लेकिन अगर उन दोनों में एग्रीगेशन नहीं है तो ये जिम्मेदारी मैं क्लास सी को दूंगा। सही है बेटा? मैंने आपके लिए रिपीट किया है रोमा। क्लियर है ये? अब मुझे बताएं फायदा क्या होगा? सर इसमें कपलिंग फैक्टर हमारा मैनेज हो जाएगा। हो जाएगा? कपलिंग फैक्टर इसमें मैनेज हो जाएगा सर। डिपेंडेंसी लाइक हम कोई डिफरेंट क्लासेस में कपलिंग फैक्टर हमारा हाई नहीं होगा, क्योंकि अगर एग्रीगेट क्लास होती है तो उसको ऑलरेडी कपल होती है ना, तो हम उसी में उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसकी वजह से फिर हमारे कपलिंग फैक्टर हाई और नहीं होगा। सही है, वेरी गुड जी। और कोई इसको एलैबोरेट करेगा? अच्छा, ये मैं स्क्रीन शेयर हटा के ना मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ। सही है? ठीक है जी, एक क्लास हमारे पास मौजूद है जो क्लास ए है। सॉरी, इसमें राइटिंग थोड़ी सी मेरी खराब हो रही है। और ये एक और क्लास हमारे पास मौजूद है जो क्लास बी है। सबको नजर आ रहा है ना व्हाइट बोर्ड? ऑल ऑफ यू कैन सी दैट? अब ये ए जो है एग्रीगेट है क्लास बी का,
ये भी समझ में आता है? इसका कोड भी सब लोग लिख सकते हैं? यस यस बिल्कुल। अच्छा, अब मेरे पास एक और क्लास है यहाँ पर जो गालिबन यूजर क्लास है। यूजर क्लास कौन सी होती है? जिसके पास, बोलो, जिसके पास मेन मेथड होता है, सही है, या फिर फॉर्म होता है वो। अगर बी का ऑब्जेक्ट ए बनाता है तो यूजर को सिर्फ ए का ऑब्जेक्ट बनाना है। ये बात समझ में आ रही है सबको? और अगर यहां पर मैं कहूं दूसरे सिनेरियो में मेरे पास इधर ए है और इधर मेरे पास बी है, ये रही ए, ये रही बी, सही है। और ए जो है वो एग्रीगेट भी है बी का, सही है। और यहां पर मेरे पास यूजर क्लास है, ठीक है। अगर ए बी का ऑब्जेक्ट नहीं बनाता तो यूजर ए का ऑब्जेक्ट भी बनाएगा और यूजर बी का ऑब्जेक्ट भी बनाएगा। अब इन दोनों डिजाइन्स में देखो, तुम्हारे ख्याल में कपलिंग फैक्टर किसमें ज्यादा है? कपलिंग फैक्टर सेकंड में ज्यादा है। सेकंड वाले में सर। क्यों ज्यादा है सेकंड वाले में? क्योंकि सर दोनों का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। दोनों में ज्यादा है सेकंड में। सेकंड वाले केस में एक बिला वजह कपलिंग क्रिएट हो रही है यूजर क्लास की कौन सी वाली क्लास के साथ? क्लास बी के साथ। वेरी गुड, क्लास बी के साथ। तो अगर ग्रास हमें क्या सिखाता है कि सर जो क्लास का मतलब इंफॉर्मेशन जिसके पास है उसी का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए सर। अगर नहीं, इंफॉर्मेशन की तो बात ही नहीं है ना बेटा इधर। अगर एक क्लास दूसरे का एग्रीगेट है तो होल क्लास की जिम्मेदारी है कि वो क्या काम करे, वो पार्ट ऑफ क्लास का ऑब्जेक्ट बने। सही से। ये बात समझ में आती है सबको? कोई सवाल है तो पूछें। पूरी क्लास को क्लियर है ये बात? जी सर। अच्छा, मुझे कह रहे 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी तो मैं दोबारा कैसे करूंगा? मैं दोबारा वहां से कनेक्ट करूं? वहीं से कर सर, वहीं से हो गई या फिर यहीं से दोबारा करनी पड़ेगी? अच्छा, क्योंकि एलएमएस में तो एक बार ऑप्शन आ रहा था, मुझे पता नहीं है। शायद सर वहां से हो तो वहां से कर लेंगे, वरना फिर देख लूंगा। खैर मैं इमीडिएट आ जाऊंगा इंशाल्लाह। अभी हमें ब्रेक नहीं लेना, ब्रेक हम दूसरे सेशन के बाद लेंगे, सही है? सर उस पे रिकर्सिव लिखा हुआ था, इसका मतलब है वही दोबारा। हाँ, रिकर्सिव का मतलब है कि दोबारा हो जानी चाहिए, लेकिन वो मेरे ख्याल में होगी नहीं। हाँ,
चले अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप लोगों को ये क्लियर है, तो मैं इसको अब स्टॉप शेयर कर रहा हूँ और मैं दोबारा आप लोगों को स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ। अब इसको पढ़ें जरा। अब ये जो सारी बातें मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाई हैं, वो सारी बातें इधर लिखी भी आ रही हैं। भाई समझ में आया? सर माज ने मैसेज करा है, आपको वो पढ़ लें। पढ़ो, आराम से पढ़ो, टेक योर टाइम। नहीं सर, वो बोल रहे हैं माज ने ना चैट में मैसेज करा है, ग्रुप चैट में, वो आप पढ़ लें। मैसेज करा है आपको। फहद के फादर का रिसेंटली ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है, बट कल रात में उसके फादर की तबीयत काफी खराब थी। मशहूर कर रहे हैं, फहद काफी ऑक्यूपाइड है, दैट्स व्हाई वो आज क्लास नहीं ले पाएगा। चलो यार, अल्लाह ताला उसके वालिद को सेहत दे, दुआ ही कर सकते हैं भाई। हाँ जी, कोई सवाल इसमें से, ये वाली साइड में से? नो सर। सर क्लियर है। देखो, जब एक क्लास के पास जिम्मेदारी होगी किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की, तो वो दोनों क्लासेस आपस में कपल्ड होंगी। ये बात तो सबको समझ में आती होगी, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? वो फॉर्म की क्लास जो किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही है, वो भी कपल्ड होती है दूसरी क्लास के साथ। क्लियर है? सर क्या है, सही है गलत है? अच्छा, कपलिंग बुरी नहीं है, लेकिन कुछ तरह की कपलिंग खराब होती है। वो क्या होती है, वो हम आगे जाके डिजाइन पैटर्न्स में भी पढ़ेंगे कि किस तरह की कपलिंग हमें अवॉइड करनी चाहिए। और कपलिंग का मतलब ये होता है कि दो क्लासेस आपस में कितना इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड से मतलब क्या है कि अगर एक क्लास चेंज होगी तो दूसरी क्लास में कितना उसकी वजह से चेंज आएगा। सही है? और जब भी दो क्लासेस में कपलिंग होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक क्लास दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएगी सही से काम करने के लिए। क्लियर है जी? हाँ, डिपेंडेंसी होगी। कपलिंग कुछ भी हो सकती है बेटा, चाहे रिलेशनशिप में एग्रीगेशन बना लूं, चाहे एसोसिएशन बना लूं, चाहे डिपेंडेंसी बना लूं, कपलिंग सबसे क्रिएट होगी। हाँ, कितनी कपलिंग क्रिएट होगी ये एक डिबेटेबल इशू है। जी, यहां तक कोई सवाल?
इसको दोबारा पढ़ें, क्रिएटर क्या कह रहा है। तो ये वही वाली बात हो गई जो आपने लास्ट एग्जांपल दी थी, जो आपने क्लास अच्छा, क्रिएटर ग्रास क्योंकि ऑब्जेक्ट इंस्टेंसिएशन का मामला एड्रेस करता है, और ऑब्जेक्ट इंस्टेंसिएशन का मतलब है न्यू का कीवर्ड यूज करना, सही है। तो ये कह रहा है कि क्रिएटर ग्रास ये मेक श्योर करता है कि ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करने के लिए जो कपलिंग होती है वो आपस में क्लोजली रिलेटेड क्लासेस के दरमियान, इसके दरमियान हो, क्लोजली रिलेटेड क्लासेस के दरमियान। दोबारा बताते हैं, मैं ही चला गया। क्रिएटर ग्रास ऑब्जेक्ट क्रिएशन को हैंडल करता है। ये वाली बात सबको समझ में आती है? क्रिएटर ग्रास ने हमें सबक क्या दिया है, क्या उसने हमें सिखाया है? उसने हमें कहा है कि अगर दो क्लासेस आपस में एग्रीगेटेड है तो पार्ट ऑफ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी कौन सी वाली क्लास को दो? होल क्लास को दो। ये बात भी समझ में आती है सबको? या इसमें कोई कंफ्यूजन है? जी सर। आती है समझ में? यस। चले जी, तो अब क्या कह रहे हैं, आप जुमला पढ़ो दोबारा। Creator grass ensures that coupling due to object instantiation only occurs on closely related classes. Object instantiation की वजह से भी तो कपलिंग क्रिएट होगी दो क्लासेस के दरमियान, क्योंकि एक क्लास क्या करेगी, दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी। सही है। तो क्रिएटर ग्रास हमें ये कहता है सिर्फ होल क्लास पार्ट ऑफ क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करे। अगर एक क्लास किसी क्लास की होल क्लास है, सही है ना, और दूसरी क्लास उसकी पार्ट ऑफ क्लास है, वो दोनों पहले से ही कपल्ड है। तो अब अगर मैं पार्ट ऑफ क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी होल क्लास को दूंगा तो उससे मजीद कपलिंग ऐड नहीं होगी, उससे मजीद कपलिंग ऐड नहीं होगी, और कपलिंग तो पहले से ही एग्जिस्ट करती थी उनके दरमियान। समझ में आ रही है बात?